compounds having same molecular formula but different physical or chemical property or both. Same molecular formula but different physical or chemical formula or both are known as isomers. And this phenomena is known as isomerism. So these are the compounds which have same molecular formula but different physical property और different chemical property, और physical और chemical property दोनों ही अलग हो सकते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं आइसोमर्स जिनमें सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला हो, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो या दोनों डिफरेंट हो. इनको कहते हैं आइसोमर्स. और ये जो फिनोमिना है जिसमें सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी हो जाती है, इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें एक मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H5 या C2H6O. नाउ C2H6O मॉलिकुलर फॉर्मूले पे आप दो कंपाउंड बना सकते थे. एक कंपाउंड होगा CH3 CH2OH और दूसरा कंपाउंड बना सकते हैं हम CH3OCH3. नाउ दोनों कंपाउंड्स जो मैंने यहां ड्रॉ किए हैं, ये दोनों कंपाउंड का मॉलिकुलर फॉर्मूला तो C2H6O है, बट फर्स्ट वन वी नो दैट इट इज इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल भी कहते हो आप इसको. एंड सेकेंड वन है मिथॉक्सीमिथेन. दिस इज अ ईथर एंड दिस इज एन अल्कोहल. अगर हम प्रॉपर्टीज का देखें तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट आएगी. जैसे यहां बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का आता है लगभग 78 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट आता है -25 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट मीन्स रूम टेम्परेचर पे ये वेपर में कन्वर्ट हो चुका होगा, लेकिन रूम टेम्परेचर पे इथाइल अल्कोहल लिक्विड मिलेगा. तो ये अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है इन दो कंपाउंड्स का विच हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हो तो वो भी अलग अलग आएगी यहां पे. दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, यहां केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, बट मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है. तो ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स. दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि इथाइल अल्कोहल एंड मिथॉक्सीमिथेन आर आइसोमर्स. और ये जो फिनोमिना है इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म. ओके. नाउ अगर हम क्लासिफाई करें आइसोमर को, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स, so it can be classified into two parts: structural isomers and the second part is stereoisomers. Structural isomers can be further divided into
5 parts. First is chain isomers. Second is positional isomers. Third, functional isomers. Then metamers, and last one is tautomers. स्टीरियो आइसोमर्स को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं हम. फर्स्ट इज कॉन्फिगरेशनल and second is conformational. Configurational and conformational. Configurational can be further divided into 2 categories: optical isomers and दूसरा हम यहां लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ओके, नोट कर लिया हमने. सो फंक्शनल आइसोमर्स के बाद लिखा है मेटामर्स, मेटामर्स एंड टॉटोमर्स. मेटामर्स एंड टॉटोमर्स. तो 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम लोगों को पढ़ने हैं: चेन आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामर्स एंड टॉटोमर्स. सो 11th में हम सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेंगे और 12th क्लास में फिर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे. तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का डेफिनेशन लिख लेंगे. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखें: when two or more compound have same molecular formula but different physical or chemical or both properties different due to different structure are known as structural isomers. So when two compound have same molecular formula but different physical, either physical property or chemical property or both properties different, the reason for the isomer is due to different structure. स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से कहेंगे. ओके, सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो. डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का रीजन क्या है? क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग है, इस वजह से अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है. तो ऐसे आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे. अब स्ट्रक्चर अलग अलग कई तरीके से अलग अलग हो सकता है, तो उसके अलग अलग स्ट्रक्चर होने के कारण के हिसाब से आप अलग अलग क्लासिफिकेशन करोगे. फॉर एग्जाम्पल चेन आइसोमर, तो जब चेन का लेंथ चेंज हो जाएगा उसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो चेन आइसोमेरिज्म. पोजिशनल आइसोमेरिज्म, जब पोजीशन चेंज हो जाएगा ग्रुप्स का और उसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो फिर वो पोजिशनल आइसोमर. इसी तरीके से और भी होंगे, आगे बात करेंगे. फिलहाल इतना समझें कि स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से अगर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी या दोनों ही चेंज हो जाती है
और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है तो ऐसे आइसोमर को कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। एक दो पॉइंट यहां और लिख लीजिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स are also known as skeletal isomers, skeletal isomers कहते हैं, और लिंकेज आइसोमर्स भी कहा जा सकता है इसे, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। स्केलेटल आइसोमर्स और लिंकेज आइसोमर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। स्केलेटल आइसोमर इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बन चेन जो होता है इस तरीके का, ये जो कार्बन चेन होता है इसको स्केलेटन ऑफ द कंपाउंड कहते हैं। तो स्केलेटल चेंज हो रहा है यानी चेन चेंज हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट उस पर चेंज हो रहे हैं इस तरीके से। तो बेसिकली स्ट्रक्चर चेंज को स्केलेटल चेंज कह सकते हैं। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहला हम शुरू कर रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म या चेन आइसोमर्स। सो लिखें इसमें द स्ट्रक्चरल आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म arising due to different size of main chain or side chain so the structural isomerism arising due to different size of side chain और main chain। बेसिकली हम यहां बात कर रहे हैं length of the side chain और main chain। if the length of main chain और side chain is changed then हमको चेन आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा। यहाँ पे जनरली अल्काइल चेन होता है जिसका लेंथ आप चेंज कर रहे होगे, बट एक दो कंडीशन भी है यहाँ पे जो सेटिस्फाई होनी चाहिए चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए। कंडीशन नंबर 1, द टू चेन आइसोमर्स should have same nature of functional group, should have same nature of functional group, multiple bond that is double and triple bond एक जैसे होने चाहिए, एंड सब्स्टिट्यूएंट भी एक जैसे होने चाहिए एक्सेप्ट अल्काइल पार्ट, यानी एक्सेप्ट आर ग्रुप विच इज द अल्काइल पार्ट, क्योंकि सब अल्काइल पार्ट का लेंथ चेंज होने से ही तो चेन आइसोमेरिज्म आएगा। तो जैसे NO2 लगा हुआ है या Cl लगा हुआ है या Br लगा हुआ है वो सब्स्टिट्यूएंट वैसे के वैसे होने चाहिए। तो दो चेन आइसोमर्स के अंदर में फंक्शनल ग्रुप बदलना नहीं चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बदलना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट नहीं बदलने चाहिए एक्सेप्ट अल्काइल ग्रुप। तो जब फंक्शनल ग्रुप कहता हूं तो इसका मतलब एक जगह कार्बोक्सिलिक एसिड है एक जगह एस्टर हो गया तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, वो फिर चेन आइसोमर नहीं कहलाएगा। ओके, मल्टीपल बॉन्ड का नेचर चेंज हो गया, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है एक जगह आपने दो डबल बॉन्ड कर दिया, नहीं, चेन आपने चेंज कर दिया। तो पहली चीज तो ये सिर्फ लेंथ चेंज होना चाहिए अल्काइल ग्रुप का, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट चेंज नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट, द पोजीशन ऑफ functional group multiple bond
and substituent, that is locant, is not considered here. So position is not considered here for functional group, multiple bond and substituent. Okay. सो एक एग्जांपल देखते हैं. C4H10 इस कंपाउंड के लिए अगर मुझे चेक करना है कि हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल. सो हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल, इसके लिए आपको पहले करना होगा, देखो तरीका ये है. सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना होगा. सो डी यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू एन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, दैट इज 0. दैट मीन्स कोई भी अनसैचुरेशन इस कंपाउंड में नहीं है. तो स्टार्ट करता हूं मैं 4 कार्बन से. तो ये मैंने 4 कार्बन स्ट्रेट लगा दिए, एक स्ट्रक्चर नंबर 1. फिर हम ये कर सकते हैं कि स्ट्रेट चेन हो गया तो हमने कहा 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में रखते हैं और एक कार्बन यहां ऊपर लगा देते हैं. आप चाहो तो यहां हाइड्रोजन भी जोड़ लो, CH3, इधर CH2 हो जाएगा, यहां CH2 हो जाएगा. So these two structures are possible. Now if we see the structure number 1, so 1 2 3 4, 4 कार्बन का पेरेंट चेन, 1 2 3, 3 कार्बन का पेरेंट चेन. तो पेरेंट चेन का लेंथ चेंज हो गया और साइड चेन पहले में कुछ भी नहीं था, 0. सेकेंड में साइड चेन एक कार्बन का हो गया, तो साइड चेन का भी लेंथ चेंज हो गया. बिकॉज लेंथ ऑफ पेरेंट चेन एंड साइड चेन चेंज हुआ, सिर्फ पेरेंट चेन का लेंथ चेंज होता तब भी काम चल जाएगा, या सिर्फ साइड चेन का लेंथ चेंज हो जाएगा तब भी काम चल जाएगा. तो लेंथ ऑफ चेन चेंज हो रहा है, इस वजह से हम इसको कह सकते हैं दीज टू आर चेन आइसोमर्स. ओके. अगर आपसे कहूं मैं कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3, यानी CH3, फिर 2 कार्बन का, फिर 3 कार्बन का, इनके लिए आप देखेंगे दैट चेन आइसोमर इज नॉट पॉसिबल. द रीजन बीइंग, 3 कार्बन का एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है, इसका कोई दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर था ही नहीं. तो इसमें कोई नो चेन आइसोमर इज पॉसिबल. ओके, कर लिया नोट. Next example is C5H12. Calculate the number of chain isomer. Calculate the number of chain isomer for this molecular formula. So first of all आपको structures draw करने पड़ेंगे. So draw करने का तरीका, सबसे पहले आपको DU निकालना है ताकि आप चेक कर सके कोई इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी तो नहीं है. सो 2 इंटू 5 प्लस 2 माइनस 12 डिवाइड बाई 2, दैट इज 0. यानी कि सैचुरेटेड कंपाउंड है हमारा, अल्केन होगा ये. तो शुरुआत करते हैं एक एंड से. तो मैंने कहा कि 5 कार्बन स्ट्रेट चेन लगा दिया जाए, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म. फिर एक कार्बन हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, एक कार्बन यहां लगा देते हैं. ओके. फिर हमने कहा 4 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटी, कार्बन को आप यहां लगा सकते हो, बट वो दोनों पोजीशन सेम होंगी क्योंकि जब आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 8, 3 कार्बन, 3 कार्बन में 4 और ये 5. ओके. ऐसे भी सोच सकते थे कि ये कार्बन को इस कार्बन पे ही चढ़ा दें, ऐसा
3 4 और 5 ये नहीं कर सकते क्या? तो जब आप ये करोगे तो देखो जरा पेरेंट चेन कौन होगा। लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल 1 2 3 4, तो ये सेम स्ट्रक्चर बना दिया है हमने। तो दिस वन इज रिपीटिंग स्ट्रक्चर, इसको काउंट नहीं करूंगा मैं। ओके, तो जितने पॉसिबल है बना के देखो। जब आप बनाओगे तो हो सकता है आप एक दो एक्स्ट्रा बना लो, बट हो सकता है वो रिपीटिंग स्ट्रक्चर हो, तो एक बार चेक कर लेना हमेशा। तो फर्स्ट वन में देख पा रहे हैं हम 3 4 एंड 5, 5 कार्बन का पेरेंट चेन, यहाँ 4 कार्बन, और यहाँ हो गया 3 कार्बन का पेरेंट चेन। सिमिलरली साइड चेन का लेंथ भी चेंज हो रहा है, सो वी कैन से दैट number of chain isomer is 3, and all these 3 are chain isomers. Okay, draw all the possible structure of C6H14 and find the relationship between them. Find the relationship between them. ओके, सो जब भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें सबसे पहले डी यू चेक करें। एक जनरल रूल बना लो, हमेशा डी यू चेक करो, उसके बाद ही स्ट्रक्चर बनाओ। ओके, कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाए हमने? डी यू -14/2, 0 आया मतलब अल्केन है ये, ए साइक्लिक अल्केन। तो स्टार्ट करिए हमेशा हमें सिंपलेस्ट फॉर्म से। तो 1 2 3 4 5 6, एक ये हो गया। अब देखिए 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दिया, अब क्या करेंगे? 5 कार्बन बनाते हैं स्ट्रेट चेन में, 1 2 3 4 5। ध्यान से देखो, फिर मैंने कहा कि कार्बन को क्यों ना हम सेकेंड पोजीशन पे लगा दें, बट आप ये भी तो सोच सकते थे कि सेकेंड पोजीशन क्यों, थर्ड पोजीशन पे लगा सकते थे। थर्ड पोजीशन पे लगाने पे क्या वापस पहले से सेकेंड स्ट्रक्चर ही आ जाएगा? बना के देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा इसका? 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा 3 मिथाइल पेंटेन। अलग अलग नेम आया, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है। ओके, देन 5 कार्बन में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अब आ जाएंगे हम लोग 4 कार्बन पे। 1 2 3 4, 4 में करने के बाद आप 2 कार्बन एक ही पे लगा दो, एक ये पॉसिबल है। या आपके दिमाग में आए कि क्यों ना हम एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर लगा दें, ये भी एक पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है। ओके, और कोई पॉसिबल इसके अलावा? तो आपने ये भी सोच सकते हैं कि 4 कार्बन तो हो गया, क्यों ना दोनों कार्बन एक साथ लगा दें। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 2 3 4, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 5, इसको चुनूंगा ना लॉन्गेस्ट चेन को।
तो 1 2 3 4 5, क्या नाम होगा इसका? देखो, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। पर ये नाम तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, 3 मिथाइल पेंटेन, इसका मतलब इसको काउंट नहीं करूंगा मैं। सेम नाम आ गया मतलब ये रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर नहीं काउंट करना है। तो अलग अलग कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 एंड 5th, these are the 5 structures. Now in 5 structures में रिलेशनशिप अगर हमें चाहिए, so 1 and 2, 1 and 2 लेंथ ऑफ चेन चेंज हो रहा है, चेन आइसोमर। सेकेंड एंड थर्ड, इंटरेस्टिंग, सेकेंड एंड थर्ड में 5 कार्बन का पेरेंट चेन, साइड चेन 1 कार्बन का है, यहां पे भी साइड चेन 1 कार्बन का है। तो ना लेंथ ऑफ पेरेंट चेंज हुआ, ना साइड चेन का लेंथ चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ इसमें? चेंज हुआ है पोजीशन, सेकेंड से थर्ड। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर चेंज हो रहा है, सो ये बन जाएगा पोजिशनल आइसोमर, सेकेंड नंबर वाला पोजिशनल आइसोमरिज्म, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो रहा है। ओके, देन थर्ड एंड फोर्थ में, थर्ड एंड फोर्थ में देखिए 5 कार्बन का पेरेंट चेन, यहां 4 कार्बन हो गया, लेंथ ऑफ पेरेंट चेन चेंज हो रहा है, तो कौन सा होगा? चेन आइसोमर। फोर्थ एंड फिफ्थ में देखो, फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, पेरेंट चेन का लेंथ सेम है। अंतर बस इतना हुआ है कि एक सब्स्टिट्यूएंट जो कि सेकंड पोजीशन था वो थर्ड पोजीशन पे आ गया। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो रहा है, दिस विल बी पोजिशनल आइसोमर। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे रैंडमली कि बताइए 1 एंड फिफ्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड फिफ्थ? What is the relationship between 1 and 5th? So clearly the length of parent chain is changing, and if the length is changing we can say that this is chain isomer. चलो एक जल्दी से एग्जांपल और करा देता हूं मैं, नोट कर लिया हमने? These two show which type of isomerism? Show which type of isomerism? ओके, सो पेरेंट चेन यहां पे बेंजीन है, साइड चेन है यहां 1 2 इथाइल। ओके, 2 कार्बन का है इथाइल। देन सेकेंड वन में पेरेंट चेन अभी भी बेंजीन है 1 2 3 4, और अब ये हो गया 1 कार्बन और ये 1 कार्बन। बेसिकली पहले 2 कार्बन का साइड चेन था, अब 1 कार्बन का, एक एक कार्बन का साइड चेन हो गया, तो साइड चेन का लेंथ चेंज हुआ है, यानी चेन जो 2 कार्बन का था वो एक एक कार्बन में टूट गया है। तो सिंस लेंथ इज बीइंग चेंज्ड वी कैन से दैट दिस इज चेन आइसोमर। ओके, अगर आपसे कहूं मैं यहीं पे इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप होगा, तो आप कह सकते हो कि देखिए 1 और 2 पे लगे थे, अब ये 1 2 3 4 पे लगे, तो पोजीशन चेंज हुआ, दीज आर पोजिशनल आइसोमर। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की ये है, अगर लेंथ चेंज हो गया तो लेंथ चेंज हो गया तो फिर पोजीशन कंसिडर नहीं किया जाएगा, सिर्फ लेंथ देखो। फिर अगर लेंथ सेम है और पोजीशन चेंज हुआ तब पोजिशनल आइसोमरिज्म का नंबर आएगा। अगर लेंथ ही चेंज हो गया तो पोजीशन का कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं रह जाएगा। फिर आप पहले लेंथ देखो, 2 कार्बन है यहाँ पे 1 कार्बन हो गया।